ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की पहली कड़ी का पूर्वावलोकन। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं 4 जून 2017 से हम एक नया विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले आपने हमारा विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए सुना, जो कि प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रित था। चलती रहे जिंदगी इस विज्ञान धारावाहिक का प्रसारण हिंदी में सुबह 9:10 से 9:40 तक होगा और अंग्रेजी में रात्रि 10 बजे से लेकर 10:30 तक होगा प्रत्येक रविवार को। आज 4 जून को इसकी प्रथम कड़ी पेश की जा रही है। 52 कड़ियों की ये श्रृंखला होगी। चलती रहे जिंदगी इस श्रृंखला का स्वरूप क्या होगा, क्या इसकी संरचना है, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जाने माने और वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करेंगे। परिचय मैं देना चाहूंगी आप सभी का। डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, निदेशक विज्ञान प्रसार। नमस्कार। श्री बी के त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। नमस्कार। श्री आनंद शर्मा, रीजनल कोऑर्डिनेटर एग्रोमेट प्रभाग, भारतीय मौसम विभाग। नमस्कार। और प्रोफेसर चंदन घोष, प्रमुख जियो हैजर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नमस्कार। तो चलती रहे जिंदगी, जैसा कि नाम से ही आभास होता है कि जिंदगी कभी थमती नहीं, रुकती नहीं, उसका स्वभाव ही है चलते रहना। तो सतत विकास, इस बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। तो ये जो हमारी श्रृंखला है, ये सतत विकास पर केंद्रित होगी। तो सतत विकास ये है क्या, इसे हम समझे किस तरह, इससे हम शुरुआत करना चाहेंगे। तो डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, आपसे ही शुरुआत करेंगे। नमस्कार। और एक बार आप सबको विज्ञान प्रसार की तरफ से हमारा प्रणाम बता के मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि ये सतत विकास जैसा एक मुद्दा है। हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी, जो हम ह्यूमंस है, वो नेचर को भी हमारी तरफ से हमारा एक ड्यूटी बन जाता है, वो नेचर को रिस्पेक्ट करके नेचर को प्रोटेक्ट करना। ये जो सतत विकास के बारे में बात करने का समय ऐसा एक सोच आता है कि डेवलपमेंट एक मकसद हो जाता है, एंटी डेवलपमेंट या डेवलपमेंट को कम करके नेचर को प्रोटेक्ट करना, उस तरह का एक सोच भी आ जाता है। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम जब बात करना चाह रहे हैं, ये डायलेमा नहीं है, ये एक्चुअली एक यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म है। हमने इस पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एग्रीकल्चर के बारे में या पानी के बारे में, एनर्जी के बारे में, डिजास्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इतना सोच आना चाहिए कि वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी का जो एप्लीकेशंस है, ये सब की वजह से भी ये सबका बराबर फायदा लेके ये हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ पर जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक सोच है कि ऐसा नहीं है कि भारत में या भारतीय ये जो अप्रोचेस है फॉर डेवलपमेंट ये नॉन सस्टेनेबल है। सच में देखा जाए तो हमारा कल्चरली हमारा जो सोसाइटीज है वो सस्टेनेबिलिटी पर ही आधारित होके बहुत ही अच्छी तरह सांस्कारिक और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करके आए हैं। ऐसा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडाइम करके जो बोलता है, इसमें जो भी डिफरेंसेस है, डायलेमास है, वो सब जाके निकल के हम साथ में काम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका देता है। आखिरी एक शब्द है कि आज तक हमने बता के रहा कि फुटप्रिंट, हमारे काम की वजह से जो असर हुआ, नेगेटिव असर पर्यावरण या नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुद्दा पर हम बोलते हैं हैंड प्रिंट। जो एक्शंस हम करेंगे जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट कम होके ठीक रास्ता पर हम जा सकते हैं। डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, निदेशक विज्ञान प्रसार, आपसे हमने
सतत विकास के बारे में जाना, इसे और थोड़ा सा विस्तार से हम समझना चाहेंगे। डॉक्टर बीके त्यागी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक, विज्ञान प्रसार से हैं। जैसे डॉक्टर गोपी जी ने कहा, उन्होंने एक जो सतत विकास की जो परिभाषा है या जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बड़े स्तर पर बताने की कोशिश करी। तो जो भारतीय संदर्भ में, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो कहें कि जो गोल हैं वो संयुक्त राज्य संघ है, वहां पर ये 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि एक पहली बात ये हुआ कि पहले जब हम विकास की बात करते थे तो उसमें हमारा विकास का जो एक सक्सेस का या जो अचीव करने का एक मुद्दा होता था वो ये होता था कि इससे कितनी आमदनी बढ़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो चाहे इंडस्ट्री से हो। कभी हमने उसको कहें कि पर्यावरण के संदर्भ में या जो उसका सामाजिक जो प्रभाव है या विकास है उस पे क्या असर पड़ेगा वो नहीं सोचते थे। तो इंडिया जो है, भारत जो है वो क्योंकि यूएन का सदस्य है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो हमारे लिए भी वो उतना इम्पोर्टेंट हो गया है। और नीति आयोग ने हमारे ने एक पूरा प्लान दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके से विभिन्न विभाग जो हैं वो कार्य करेंगे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस बारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो सफलता के जो मापदंड हैं वो 3 तरीके से नापी जाएगी कि उसका आर्थिक पहलू भी है और सामाजिक पहलू भी है और तीसरा जो है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है कि हम 100 रुपया तो मिल रहे हैं और 200 रुपये का जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या जो उससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज से जो सर्विसेज मिल रही थी वो हमने खराब कर दी। तो ये एक नई सोच जो है इस बारी मैं कहें कि विकास में आई है कि जो सतत विकास का जो मापदंड होगा वो 3 पैरामीटर पे जज किया जाएगा। तो अब इसमें ये जो गोल है इसमें जैसे मैंने कहा कि आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, पर्यावरण से जुड़े हुए भी हैं। तो इसमें हर आदमी की भागीदारी चाहिए हमें इस गोल को अचीव करने के लिए या उनको सफलता प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग एक ही तरीके से कम सोचना तो शुरू करें। अगर मुझे ये परिभाषा का अर्थ ही नहीं पता और ये अगर हमने नहीं माना तो इसके क्या असर भविष्य में होने वाले हैं, ये अगर मुझे नहीं पता लगा तो मेरे लिए इन गोल को अचीव करने का कोई मकसद नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए विज्ञान प्रसार ने ये धारावाहिक का निर्माण किया कि किस तरीके से आम लोगों की सहभागिता ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको प्राप्त करने में उनकी जो भागीदारी है उसको इंश्योर किया जाए, क्योंकि बिना उसके ये सक्सेस नहीं होंगे और ये फिर जो गोल है इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तभी कहा है ना कि चलती रहे जिंदगी, यानी कि एक बड़ा पोएटिक ये साउंड करता है कि जिस तरीके से आज की तारीख में हमारा नेचुरल रिसोर्स का या प्राकृतिक संसाधनों का जो उपभोग का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि अगर ये 20-25 साल और आगे चल गया तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, यानी कि पृथ्वी पे जो जीवन है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी जीवन तो होगा किसी न किसी रूप में, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो कैसी होगी वो हम नहीं कह सकते। तो जिंदगी चलती रहे मीन्स एक अच्छे तरीके से क्वालिटी लाइफ, उसके लिए हमें जो हमारा विकास का मॉडल है वो कैसा हो, उससे हमारा क्या पर्यावरण, क्या सामाजिक जो सुधार या जो विकास की हम बात कर रहे हैं वो सब साथ लेके मुद्दे हमें चलने पड़ेंगे। और इसके लिए हर एक आदमी की जो भागीदारी है वो जरूरी है। और ये जो रेडियो स्वीडन ये प्रयास है उसी दिशा में कि लोगों को इस मूवमेंट से, ये एक तरीके का कहें कि मूवमेंट बन गया है, क्योंकि शब्द हर जगह इस्तेमाल होता है। तो सब आदमी को अगर हमें जोड़ना है तो इसके लिए उनको जानना जरूरत होगा। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों की भागीदारी को इंश्योर करने के लिए हमने ये विज्ञान प्रसार ने ये इस कार्यक्रम को बना के इस दिशा में एक प्रयास किया है। विकास चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो सतत होना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया डॉक्टर बीके त्यागी कि यूएन ने 17 गोल रखे हैं इस सतत विकास के लिए और 3 मापदंड रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। तो जैसा कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर ही आधारित है। तो कृषि के साथ अगर हम इस सतत विकास को जोड़ते हैं तो इसे आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह से बताना चाहेंगे? आनंद शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप रीजनल कोऑर्डिनेटर एग्रोमेट प्रभाग भारतीय मौसम विभाग से हैं। धन्यवाद। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो
प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है और हमारी जो भूख है वो अनंत है। और शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जैसे आदिवासी लोग थे जिस तरह से जंगलों में रहते थे, कंदमूल भी लेके आते थे, जमीन से उनको कुछ कंदमूल मिल गया तो उतना ही लेके आते थे अपने लिए जितना कि उनको चाहिए। और आज किसी की सिटी डेवलपर को ऐसा कहीं पता चल जाए तो पूरा सब निकाल लेगा एक साथ, और पता चला जिससे वो रीजनरेट होना वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये है बेसिकली आपका सस्टेनेबल। उनका जो सिस्टम था वो सतत विकास था, वो इतना ही लेते थे पर्यावरण से जितना उनको चाहिए हो। और हम लोग जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उसके साथ हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं एनवायरनमेंट को। वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके चलते ही आप देख रहे हैं जिंदगी तो चल रही है मगर घिसट के चल रही है। शायद तरह तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। मॉडर्न खेती ही की बात कर लें, हमने देखा पंजाब ने अच्छा विकास किया खेती में और पूरे देश को खिलाया भी मॉडर्न एग्रीकल्चर के जरिए, मगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई। ज़्यादा पानी लगाया, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, तो मिट्टी में बिल्कुल अब इस तरह से हो गई है कि न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो गए हैं और सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा दिया गया। तो ये जो बदलाव आया जिसे हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में, पहले क्या हुआ करता था, जो आप उस तरह से खेती करते थे जो मौसम पे आधारित होती थी। चाहे मंडवा हो गया पहाड़ों पे ले लीजिए, जहाँ जवार बाजरा हो गया, जहाँ वर्षा बहुत कम होती थी वो लोग उस तरह की खेती करते थे। उन्हें मालूम था यदि 20 दिन 15 दिन 25 दिन बारिश नहीं हुई तो इस तरह की फसलें जो हैं वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगी। और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो वो उसको ज़्यादा लोगों को खिलाना था खाना, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर आया। उसमें हम लोगों ने पेट्रोल्स बेस्ड सारी इकोनॉमी हो गई, जो कि शायद इकोनॉमिकली तो थोड़ा सा अच्छा हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ा, पर इकोलॉजिकली वो सस्टेनेबल नहीं थी क्योंकि उसमें काफ़ी सारी पेट्रोल एनर्जी लग रही थी और उसके चलते मुश्किलें भी आई। तो अब सवाल इंसान ने ये देखा कि भाई जो हम जिस तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं क्योंकि जिस तरह से हमें केमिकल स्प्रे करे, हेल्थ में कैंसर जो है खासकर पंजाब एरियाज में बहुत बढ़ गया है। मिट्टी जो है पूरी उपजाऊ जो मिट्टी थी वो पूरे उसमें बिल्कुल बंजर होती जा रही है दिन पर दिन। तो लोगों का सोचना है कि फिर क्या किया जाए, तो फिर वही बात आ रही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जो हमारा सिस्टम था, चाहे पहले गांधी जी ने भी कहा था, तो हमारे जो विलेज हैं सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि वहाँ अंदर ही सब कुछ हो जाए। यदि आपके पास जानवर हैं तो जानवर से आपको काऊ डंग मतलब गोबर मिलेगा, गोबर और पत्ती की खाद मिलके आपकी अच्छी खाद बन गई, उसी पे आप पौधों पे दीजिए। मगर हाँ, हो सकता है उसमें प्रोडक्शन शायद उतना नहीं है जितना कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में है। उसको हमें थोड़ा सा वहाँ ध्यान देना होगा कि हम मौसम पर आधारित खेती करें और रिसोर्सेज को रिसाइकल भी करें और इस तरह की वैरायटी डेवलप करें जो कम पानी लेती हो और साथ साथ जो हमारी जो खाद गोबर खाद इसकी रिस्पॉन्सिव हो। जो मॉडर्न जैसी वैरायटीज हैं वो फर्टिलाइजर और वाटर रिस्पॉन्सिव हैं, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, देखने में आ रहा है। तो हमें अब ऐसी जो वैरायटीज है उनका चयन करना है, हमको चयन करने उनको ज्यादा प्रोपिगेट करना है और उसको फैलाना है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसा कि मैंने कहा। और जनसंख्या जो है वो एक हमारा बहुत बड़ा इशू है। उसी के चलते जो कंजम्पशन बढ़ गया है, उसी के चलते पोल्यूशन हो रहा है और उसी के कारण जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए। एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आके एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कहें कि बड़ा विरोधाभास हमें नजर आता है कि ये बात गांधी जी ने भी मेरे ख्याल से 60-70 साल पहले कही थी कि प्रकृति के पास हर एक की जरूरतों के लिए तो है, लालच के लिए नहीं है। तो कोई जानवर ऐसा नहीं है कि वो जितना उसको भूख लगती है, शेर भी शिकार तभी करता है जब वो भूखा होता है। अगर हम देखें तो हिरन या जो दूसरे जानवर है उसके आसपास घूमते रहते हैं, अगर उसका पेट भरा है तो वो शिकार नहीं करेगा। लेकिन आदमी का लालच खत्म नहीं होता। तो हमें इस सिचुएशन को, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है और आज की तारीख में हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है मैक्सिमम, चाहे एग्रीकल्चर का हो या इंडस्ट्री का हो, वो सारा प्रॉफिट को बढ़ाने को लेकर है। यानी कि जो हमारा लालच है वो मैक्सिमम, क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस में ही है इकोनॉमिक्स के। तो वहां पर हम इस सिचुएशन से कैसे उभरेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोई इंडस्ट्री बनी है तो वो लाभ कमाने के लिए ही बनी है। इस तरह का ये जो लालच है उसको अगर हम सोचेंगे भी कि उसको निकालना है इंसान का दिमाग से, वो शायद बहुत मुश्किल काम होंगे। इसीलिए भारतीय सांस्कृतिक जो सोच है ह्यूमन वैल्यूज पर है ना, मैं करूंगा और मेरे वजह से दूसरा किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने जैसे ठीक बताया कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल तीनों का वो मीटिंग पॉइंट है ह्यूमन वैल्यूज का। ओके,
एंड जैसे सुजाता ने बताया कि वो जो 17 मुद्दे हैं, हर एक मुद्दा का एक डेवलपमेंट गोल है, लेकिन हम ऐसा भी एक सोच रखना चाहिए, लार्जर गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 17 रूट्स है। कोई भी रूट ले लीजिए, उसकी वजह से बाकी 16 रूट्स को आप मदद कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में जो सस्टेनेबिलिटी या कहें कि सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो उसके अंदर ही शामिल था। तो मुझे नहीं पता ये कितना साइंटिफिक है कि कई घरों के सामने या जो बनिया होता है उनकी तिजोरी में शुभ लाभ लिखा रहता है। तो वो मैंने जानने की कोशिश करी थी और काफी खोजबीन करी, कई लोगों से पूछा, तो उसमें मुझे ये जो सतत विकास का एक कॉन्सेप्ट की एक कनेक्टिविटी नजर आई कि तिजोरी के अंदर या घर के अंदर जो लाभ आएगा वो शुभ होना चाहिए। शुभ तभी होगा कि वो किसी नेचर को या किसी व्यक्ति को गला काट के वो लाभ जो है आप घर में नहीं लेकर आए हैं। तो अगर वो इथोस को हम करें, क्योंकि अभी तो कट थ्रोट कंपटीशन हमारा हो जाता है, लेकिन शुभ लाभ अगर वो लिखा जाता था कि कोई भी पैसा जो इस तरीके से कमाया हुआ है जिसमें प्रकृति को नुकसान हुआ है या किसी आदमी को, वो तिजोरी में भी नहीं अंदर डाला जाएगा या घर के अंदर नहीं डाला जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो हमारा ट्रेडिशन था हमें इसको रिवाइव करना पड़ेगा। तो आनंद शर्मा जी, आपने ये कहा कि विकास ऐसा हो जो विनाश न बने। तो आए दिन विनाश की कई घटनाएं हम देखते रहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, चाहे वो भूकंप के झटके हो या कहीं बाढ़ का प्रकोप हो या कहें कि साइक्लोन हो, आए दिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है। तो सतत विकास और प्राकृतिक आपदाएं, इन दोनों का एक सामंजस्य, एक बैलेंस और कैसे हो, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रोफेसर चंदन घोष, आप प्रमुख जियो हैजर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। धन्यवाद। ये जो समस्या में जो हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, प्राकृतिक आपदा और हमारे जो सस्टेनेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के हमें जो झेलना पड़ रहा है। बट इससे हमें थोड़ा, मैं प्राकृतिक को डेफिनेशन में ना जा करके हमारे जो एक्टिविटीज में हम थोड़ा ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, गुरुद्वारा में अगर 50,000 लोगों का एक साथ खाना बनवाना है, वहां पे मैनुअली खाना बनवाना असंभव है, लेकिन सामाजिक तंत्र मंत्र से हम उसको एक ऐसा मुद्दा बनाया है, रोज का हो क्या किसी एक त्योहार पर, तो इसमें 50,000 नेचुरली हम 10,000 5,000 भी करना मुश्किल है। तो उसमें मशीनरी, टेक्नोलॉजी, आजकल रोटी बनवाना, सब्जी बनवाना, ये सारे सबका हमें प्रबंधन रखना होता है। और एक जैसे 3 साल 4 साल पहले जैसे उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा के रूप से जो कि बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर बने हैं, जो क्लाउड बर्स्ट के चलते, उसके चलते कई सारे जो है लोगों का प्राण हानि हुए हैं, जिसमें आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले नेचुरल वे में पिलग्रिमेज के सोच लेकर के लोग जाते थे। अब वहां पे अगर 1.5 लाख 2 लाख लोग एक साथ एक दिन में मौजूद होंगे, उसके लिए व्यवस्था रखना, तो ये किसके लिए? तो ये एक राष्ट्रीय इनकम एज वेल एज इसको जो फैसिलिटेट करने का जो समस्या है, इसमें नेचर ऊपर से आकर के देखते हैं, उसका एक टॉलरेंस लिमिट है। लिमिट को जब एक्सीड करेगा तो नेचर अपने आप प्रकाश करेगा। तो इसलिए जो इसमें जो व्यवस्थापना को ठीक रखने के लिए हमें जो जमीन पे जो तैयारी करना है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेस्पॉन्स, और ये जो राष्ट्रीय आपदा संस्थान और रेस्पॉन्स फोर्स जो इसका जो व्यवस्था किया गया है, ये यथाजथ रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन के दिन ऐसा होता है, ऐसा कुछ कार्यक्रम हम एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को जो हम इस तरह से हानिकर व्यवस्थापना में जो हम जीने लगे हैं, मुझे लगता है ये सस्टेनेबिलिटी ऐसा ना हो, ये केवल डेफिनेशन में रहें। इसको ठीक करने के लिए जैसे रास्ता बनवाना, मकान बनवाना, इसमें वैज्ञानिक तरीका है, पुराने तरीका भी है, इन सबको जो है मिल करके हमें जो है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान देना जरूरी है। तो श्रोताओं, सतत विकास पर केंद्रित हमारा ये नया धारावाहिक चलती रहे जिंदगी, उसकी आज प्रथम कड़ी, और इस कड़ी में हमने एक छोटा सा परिचय प्राप्त किया कि सतत विकास क्या है, ये श्रृंखला क्या होगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी। डॉक्टर त्यागी, इस श्रृंखला में
जैसा कि हमारा पिछला धारावाहिक था कहीं देर ना हो जाए, और उसके बारे में हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उसमें श्रोताओं की भागीदारी रही जी। तो इस श्रृंखला के बारे में आपने क्या सोचा है कि इसमें श्रोताओं की किस तरह से भागीदारी रहेगी? ये जो धारावाहिक है ये भी पुराने धारावाहिक की तरह ही होगा कि इसमें भी 5 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट हमने इसमें लिखा है कि जो सततता की जो बात है, सस्टेनेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि अगर हमें सब लोगों को साथ लेके चलना है इस आंदोलन की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो सबको पता होना चाहिए। तो एक ये प्रयास है विज्ञान प्रसार का। तो पहला सेगमेंट हमारा जो कि 7 से 8 कड़ियों का होगा, और उसके बाद एक इंटरेक्टिव एपिसोड होगा जिसमें कि जैसा आज हमारे स्टूडियो में एक पूरा पैनल बैठा हुआ एक्सपर्ट्स का, वो आएंगे और हर कड़ी के बाद 2 सवाल पूछे जाएंगे, और जो चुने हुए जो लकी विनर हमारे श्रोता होंगे उनके नाम हम अनाउंस करेंगे। इसके साथ ही जो श्रोता हमें ऐसा सवाल पूछेंगे हमसे धारावाहिक से जुड़ा हुआ और उस कड़ी से जुड़ा हुआ और सेगमेंट से जुड़ा हुआ, जिसका कोई एक रेडीमेड आंसर किताब में नहीं होगा, हमारे एक्सपर्ट्स जो स्टूडियो में आएंगे वो कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब जो है हमारे स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट द्वारा दिया जा रहा है, उन श्रोताओं को भी जिनका सवाल जो है सेलेक्ट किया गया है उत्तर देने के लिए, उनको भी प्राइज दिया जाएगा। और वो जो हमारा जो पुरस्कार है वो एक किताब के रूप में होगा जो हम इस धारावाहिक के लिए ही तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक वर्क बुक होगी, जिसमें कि आप खुद भी कुछ एक्टिविटी करके ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और दूसरा जो हमारे इसमें जो सेगमेंट होगा वो होगा, क्योंकि जो भी हालत हमारे आज पर्यावरण की है वो हम देखते हैं कि हमारा जो ऊर्जा का जो उत्पादन और जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से है। तो नई ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास है, और क्या हम किस दिशा में काम कर रहे हैं और किस दिशा में और अभी रिसर्च की जरूरत है। तो दूसरा सेगमेंट हमारा उस पे होगा। तीसरा पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि पानी एक ऐसा कहें कि कमोडिटी है जिस पर पूरी लाइफ जो है वो बेस करती है। तो हर एक आदमी को पीने लायक पानी मिले, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी पानी से ही है और एग्रीकल्चर का भी उसी से ही है। तो तीसरा सेगमेंट हमारा पानी का होगा। और चौथा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हवा है, हमारा जो जैव विविधता है, हमारी मिट्टी है, तो उस पे होगा कि किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए, कि जो गोपी जी ने बताया कि जो सतत विकास की सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे, वो इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो आखिरी सेगमेंट है वो कि किस तरीके से आने वाले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसा कि डॉक्टर घोष ने बताया कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ हमारे घर कैसे हो, हमारे शहर कैसे हो, कि जो प्राकृतिक डिजास्टर्स होते हैं उसमें हमारा जान और माल की जो हानि है वो कम से कम हो। तो ये मुद्दे हमारे जो है 52 एपिसोड में हम शामिल करेंगे, जिसमें 7 जो है हमारे इंटरेक्टिव एपिसोड्स होंगे, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में आएंगे और हमारे श्रोताओं के जवाब देंगे। और प्रत्येक श्रृंखला के अंत में श्रोताओं की प्रतिभागिता के लिए हम अपना एक ईमेल आईडी और SMS नंबर भी बताएंगे। और एक बार फिर श्रोताओं को बता दूं कि ये नया धारावाहिक सुबह 9:10 से 9:40 तक प्रत्येक रविवार को होगा हिंदी में, और अंग्रेजी में रविवार के दिन उसी दिन रात 10 बजे से लेकर 10:30 तक आप सुन सकेंगे। तो हमें आप सभी की प्रतिभागिता की बहुत बहुत प्रतीक्षा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता इसमें भाग लें, जैसा कि पिछले विज्ञान धारावाहिक में हमें पत्र लिखें। बिल्कुल श्रोताओं ने लिया था। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, श्री बीके त्यागी जी, आनंद शर्मा जी, प्रोफेसर चंदन घोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की पहली कड़ी का पूर्वावलोकन सुन रहे थे। समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बीके त्यागी, प्रस्तुति सहायक नेहा टक और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर चंदन घोष, भारत मौसम विज्ञान विभाग के डॉक्टर आनंद शर्मा,
विज्ञान प्रसार के डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और श्री वीरेंद्र कुमार त्यागी। संचालन कर रही थी सुश्री सुजाता रथ। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सतत विकास क्या है? इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, सतत विकास क्या है? और दूसरा प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा के क्या कारण हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए, सतत विकास की अवधारणा के क्या कारण हैं? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रकृति के संसाधनों का ध्यान हमेशा रहे, ये ना हो कि पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचे। कल हमारे कर्म का दुख दर्द सहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी। एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। अंधाधुंध शहरीकरण की ये सजा मिली, छोड़ हमें जाने कहाँ बुरैया चली गई। परिंदों की इस दशा से कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही